Fifth heading, organize ideas. When you have generated ideas from your brainstorming and your research, you then need to put them in a logical order. This means maximizing the connections between the different points you want to make. Once the ideas have been jotted down, they should be properly arranged and organized. Disorganized writing reflects a disorganized, illogical, untrained, and even weak mind. Failing to organize will foil the objective of the message. तो ऑर्गेनाइज आइडियाज़ में हमें ये देखना है कि जिस प्रायोरिटी के हिसाब से हमें चलना था, क्या हम वो प्रायोरिटी लेके चल रहे हैं आगे, मतलब जो हमने प्लान किया था सेलेक्ट द आइडिया में, उसको हमने ऑर्गेनाइज योर आइडिया में एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, इंक्वायरी लेटर का अगर हम जवाब देंगे तो इंक्वायरी में कस्टमर ने कोई 4 से 5 बातें आपसे पूछी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 4 और पॉइंट 5। अब आप जवाब देंगे तो कोशिश करें कि लॉजिकल मैनर में आंसर दें। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि हमने आपकी इंक्वायरी को रिसीव किया, उसकी डेट या रेफरेंस या लेटर रेफरेंस ये था। सेकंड पैरा में हम लोग जवाब देना शुरू करेंगे अगर, तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर हमेशा फर्स्ट आंसर होना चाहिए। मतलब जो लॉजिकल ऑर्डर कस्टमर ने हमें क्वेश्चनर की सूरत में दिया था, मतलब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, तो हम कोशिश करेंगे कि कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम जवाब भी उसी मैनर में देंगे, मतलब उसी ऑर्डर में देंगे। क्वेश्चन 1 का आंसर हम पॉइंट 1 से आंसर करेंगे, क्वेश्चन 2 का आंसर पॉइंट 2 से आंसर करेंगे, क्वेश्चन 3 का आंसर पॉइंट 3 से, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल, कस्टमर कोई सी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में कोई 5 बातें पूछता है, जैसे कि प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है, प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, प्रोडक्ट के मॉडल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस मौजूद है या नहीं है, प्रोडक्ट की हम पेमेंट कैसे करेंगे। इसका जवाब हम देंगे इसी ऑर्डर में। प्रोडक्ट की लाइफ का आंसर पहले, प्रोडक्ट की प्राइस का आंसर उसके बाद, मॉडल्स कौन कौन से हैं उसके बाद आंसर उसका देंगे हम लोग। बाकी जिस तरीके से लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोशिश करेंगे कस्टमर की आसानी के लिए, रीडर की आसानी के लिए आंसर बिल्कुल उसी हिसाब से, उसी रेफरेंसिंग के साथ हम लोग दे रहे हों। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर देनी है तो कोई सी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग इख्तिताम में एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो भी दे सकते हैं। साथ में कोई ना कोई ब्रोशर या कोई एक्स्ट्रा लीफलेट या कोई मज़ीद डिस्क्रिप्शन की चीज़ें हम लोग एनवलप में लेटर के साथ पोस्ट कर सकते हैं, जिससे उस इंक्वायरी के आंसर में मज़ीद मदद मिले। आइडिया को ऑर्गेनाइज करना बहुत आर्ट का काम है। आइडिया को ऐसे ऑर्गेनाइज करें कस्टमर को सोचते हुए, मतलब वो शुरू के जो 4 प्लानिंग स्टेप्स थे वो सब एग्जीक्यूट होते हुए अब आइडिया को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हम लोग को ये पता है कि पर्पस क्या है, ये भी पता है कि किस कस्टमर से या किस रीडर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ये भी पता है हमारा आइडिया क्या होना चाहिए, ये भी पता है कि हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या मौजूद है। अब जो 5th स्टेप है ऑर्गेनाइज योर आइडिया या ऑर्गेनाइज आइडियाज़, इसको लॉजिकल मैनर में लेके चलना है और तमाम शुरू के 4 स्टेप्स भी इसके साथ ही लेके चलने हैं। ऐसा ना हो कि हम एग्जीक्यूट करते हुए और ऑर्गेनाइज आइडियाज़ करते हुए शुरू के 4 में से कोई भी स्टेप भूल चुके हों। जैसे गेट ऑल द फैक्ट्स में कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने जॉट डाउन किए थे कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स फ़र्ज़ करें लास्ट ईयर से करंट ईयर का कोई डेटा या कोई कंपैरिजन बताना है या कोई 2 प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन बताना है, हमने जॉट डाउन किया था सेलेक्ट द आइडिया में कि गेट ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स में हम लोग ये काम करें कि कंपैरिजन की फ़िगर्स को भी एक दफ़ा ऑर्गेनाइज कर लें इख्तिताम में। अब जब ऑर्गेनाइज की स्टेज तक पहुँचे, ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ की स्टेज तक, तो ह्यूमन एरर हो जाता है और हम मिस आउट कर जाते हैं कंपैरिजन को मिस आउट कर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई एक बेहतर इन्फॉर्मेशन हम दे सकते थे और रीडर की समझ में वो बात ज़्यादा बेहतर आ जाती है अगर वो हम इन्फॉर्मेशन दे देते।
अगर हम ओमिट कर देंगे तो रीडर के लिए हो सकता है कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ में तमाम आइडियाज़ को हम डिस्क्राइब कर दें और लॉजिकल मैनर में डिस्क्राइब कर दें, प्रायोरिटी के हिसाब से डिस्क्राइब कर दें। 6th, प्रूफ रीड एंड रिवाइज। Most people devote only a few minutes in proofreading, hoping to catch any glaring errors that jump out from the page. But a quick and cursory reading, especially after you have been working long and hard on a paper, usually misses a lot. It's better to work with a definite plan that helps you to search systematically for specific kinds of errors. बहुत अच्छी रिपोर्ट ड्राफ्ट करने बैठे, 3 से 4 एम्प्लॉयज़ ने मिलके अपने अपने सेक्शंस प्रिपेयर किए। फाइनलाइजेशन का टाइम आया तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रह गईं। डेडलाइन करीब थी तो रिपोर्ट के इख्तिताम में जितना वक्त रिपोर्ट के साथ रिवाइज़ करने के लिए हमें दरकार था उतना वक्त हमें नहीं मिल पाया। डेडलाइन आ गई तो जिस तरीके से रिपोर्ट कंप्लीट हुई हमने कम वक्त देते हुए रिवाइज़ कर ली। कम वक्त देते हुए रिवाइज़ की तो रिवीजन में क्योंकि वक्त कम दिया गया तो कम एरर्स हमें मिले। अगर हम ज़्यादा बेहतर वक्त मैनेज कर सकते थे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसर्च रिपोर्ट को दोबारा देख सकते थे और उससे हमारे मज़ीद एरर्स और पॉइंट आउट हो सकते थे। दूसरी बात, जब हम लोग कम वक्त मुख्तस करेंगे अपनी रिपोर्ट को दोबारा से पढ़ने का, रिवाइज़ और प्रूफरीड करने का, और उस दौरान में क्योंकि प्रेशर इतना होता है, टाइम कम होता है, डेडलाइन करीब होती है, तो हम उस माइंडसेट से भी कोशिश नहीं कर पाते गलतियां पकड़ने की। फिर एक और बात, जब भी हम सेल्फ़ रिव्यू कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ को दोबारा से देख रहे होते हैं, अपनी बनाई हुई लिखी हुई चीज़ को दोबारा से देख रहे होते हैं, तो हमें उसमें गलतियाँ आम तौर पर दिखाई नहीं देती इतनी आसानी से। अपनी गलतियाँ पकड़ने के लिए, उनकी निशानदेही करने के लिए हमारा माइक्रोस्कोप का लेवल मज़ीद हो जाना चाहिए, ब्रॉडर हो जाना चाहिए। क्योंकि अपनी गलतियाँ इंसान को आमतौर पर दिखाई नहीं देती, दूसरों की गलतियाँ तो फ़ौरन दिखाई देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट अपने हिसाब से बेहतरीन लिख कर आया और कहता है कि मैं तो सब कुछ सही लिख कर आया हूँ, लेकिन उनके टीचर उसमें बहुत सारी गलतियाँ निकाल सकते हैं, तो स्टूडेंट अपने मैटर में ख़ुद गलतियाँ उस तरीके से नहीं निकाल सकता जिस तरीके से टीचर निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्टाफ 3 से 4 मेंबर्स मिलकर रिपोर्ट बना रहे थे, तो एक एक मेंबर ने अपना पार्ट प्ले किया। पार्ट प्ले करने के बाद रिवाइज़ किया, प्रूफ रीड किया, और रिवीजन की मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजारने के बजाय जल्दी जल्दी प्रूफ रीड करके डेडलाइन के करीब कंप्लीशन ऑफ टास्क कर दी और रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करवा दी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि गलतियाँ ज़्यादा निकल आएँ आगे जाके। वो इसलिए क्योंकि इख्तिताम में जो वक्त दिया जा सकता था उतना वक्त नहीं दिया गया और कम वक्त में कम गलतियाँ पकड़ी गई। ज़्यादा वक्त होता तो ज़्यादा बेहतर रिपोर्ट बन सकती थी। तो इसलिए हमेशा अच्छी प्लानिंग में एक बात ज़रूरी है कि आप प्रूफ रीड के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ वक्त रखें, और इतना वक्त रखें जो सफिशेंट हो कि आपको गलतियाँ मिल पाएँ या आप बेहतर तरीके से प्रूफ रीड कर रहे हों। उसके बाद इट्स बेटर to work with a definite plan that helps you to search systematically for specific kinds of errors. प्लान ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 3 से 4 एम्प्लॉयज़ अगर मिलके काम कर रहे हैं एक रिपोर्ट पे, तो हो सकता है अगर सबको अपने अपने सेक्शंस अच्छे आते हैं और दूसरों के सेक्शन पे भी निगाह डाल सकते हैं, तो एक मरतबा रिवाइज प्रूफ रीड हर टीम मेंबर अपने काम का कर ले और अगली मरतबा नेक्स्ट स्टेज में रिवाइज एंड प्रूफ रीड दूसरों के कामों का भी कर लिया जाए। तो इससे ये होगा कि अपनी गलती मिलती है बहुत अच्छी बात है, आपने करेक्ट कर ली, और कुछ गलतियाँ जो आपसे स्किप हो गई हैं, आप करेक्ट नहीं कर पाए, तो वो आपका टीममेट वो गलती सही कर सकता है। इन दी एंड जब टीम की सबमिशन हो जाएगी रिसर्च रिपोर्ट की, तो जो गलतियाँ वो लोग पकड़ सकते थे उस दौरान में उन लोगों ने हो सकता है कि वो गलतियाँ निकाल चुके हों। तो चांसेस ऑफ एरर्स कम अज़ कम हो जाते हैं जितना ज़्यादा बेहतर प्रूफ रीड और रिवाइज प्लान करेंगे।
Short communications are easy to transmit or dictate without revising or proofreading them. However, complex writings and need revision substantially. The reason is to ensure that the message fulfills all principles of communication. Revision or proofing is the final stage of the writing process. Involves checking for grammatical and punctuation errors, spelling mistakes, etc. बोलते बोलते तो रिवाइज प्रूफ रीड इतनी ज़्यादा नहीं होती. हम लोग अपने माइंड में एक दफ़ा रिहर्स कर रहे होते हैं टॉक और कुछ कह जाते हैं. तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रिवाइज प्रूफ रीड की होती नहीं. असल में जो रिवाइज प्रूफ रीड की इन्वॉल्वमेंट होती है वो आपके लिखे हुए मैटर के ऊपर होती है. रिटन कम्युनिकेशन में ज़्यादा सोच समझ के हमेशा वक्त रखना चाहिए प्रूफ रीड और रिवाइज का, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत सारी गलती कर सकते हैं. क्या गलती कर सकते हैं? ग्रामेटिकल एरर्स कर सकते हैं, पंक्चुएशन एरर्स कर सकते हैं. आप बहुत अच्छी रिपोर्ट ड्राफ्ट की है, पंक्चुएशन एरर ये हो गया कि पैराग्राफिंग में 2 से 3 पैराज हमने अलग करने थे, उसमें सिर्फ एंटर स्पेस नहीं दबा पाए और पैराग्राफ्स की स्पेसिंग नहीं हो पाई और वो 3 पैराज मिला जुला के एक ही पैरा बन गया अगर, तो ये बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट समझा जाएगा. स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं कहीं कहीं. बहुत सारे वर्ड्स जिनकी फोनिक रिजेम्बलेंस होती है कि जैसे देयर THEIR और देयर THERE बोलने में एक जैसे हैं, तो हो सकता है राइटिंग करते हुए हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकते हैं. तो सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं. इसको सही करने के लिए मौका होना चाहिए ज़रूर. सफिशेंट टाइम रखें कि आप सही कर पाएँ. A poorly organized and written message is a waste of material and money. To revise effectively, you must read your draft objectively from the viewpoint of your recipient and should be correct. That will reflect favorably at you and your organization. ठीक है, तो कहते हैं कि आपको ख्याल करना है कि आप रिवाइज प्रूफ रीड बेहतर प्लान कर लें. बेहतर प्लान कर लेंगे तो उससे फ़ायदा ये हासिल होगा कि जिसको भी आप रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे हैं उसके हिसाब से आप सोचते हुए रिवाइज प्रूफ रीड करेंगे. रेगुलर डे टू डे कम्युनिकेशन है तो उसमें रिवाइज एंड प्रूफ रीड की अहमियत थोड़ी सी कम रहती है. कोई ऐसी कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो कि रेयरली होती है, जैसे कोई मंथली या क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करानी है अपने डायरेक्टर्स को, तो डायरेक्टर से आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना की बुनियादों पे हो. तो एक बहुत फॉर्मल रिपोर्ट बना के प्रेजेंट करनी है क्वार्टर पे या मंथली रिपोर्ट, उसके लिए आपके पास, क्योंकि आप क्वार्टर पे अगर प्रेजेंट करने जा रहे हैं 3 महीने के बाद कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो कम से कम 1 से 2 दिन आप रखें ठीक तरीके से रिपोर्ट को दोबारा से पढ़ने के लिए, देखने के लिए कोई एरर तो नहीं हो गया, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कॉपी पेस्ट तो गलत नहीं हो गया. जैसे कि अकाउंट्स की बात करें तो 2020 में फ़र्स्ट क्वार्टर को अगर सेकंड क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं तो हम तमाम फिगर्स देख रहे होंगे कि वो तमाम फिगर्स फर्स्ट क्वार्टर से पटे नहीं कर रही हैं या नहीं कर रही. सेकंड क्वार्टर की फिगर्स तमाम सेकंड क्वार्टर के ट्रायल बैलेंस से उठ के आ रही हैं या नहीं आ रही हैं. लाइन आइटम्स हमने बिल्कुल ठीक तरीके से लिए हैं. डेप्रिसिएशन अगर 2 थे, एडमिन का अलग था और मैन्युफैक्चरिंग का अलग था, तो हमने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि डेप्रिसिएशन एडमिन की अमाउंट ही मैन्युफैक्चरिंग में भी रख दी, या लाइन आइटम को लेबल करते हुए डेप्रिसिएशन एडमिन तो डेप्रिसिएशन एडमिन ही रहा, लेकिन डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग को हमने गलती से डेप्रिसिएशन एडमिन ही लिख दिया गलती में. बहुत सारे एरर्स के इम्कानात होते हैं और कहीं ना कहीं एरर ज़रूर छुपे हुए होते हैं. आप बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हों, बहुत बेहतरीन ड्राफ्टिंग कर चुके हों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर रह जाता है. कोशिश करें कि बेहतर वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल के रखें, ख़ास तौर पे उन रिपोर्ट्स के लिए या उन ईमेल्स के लिए या उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. उसके लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल के रखेंगे तो गलती का इम्कान कम से कम होता जाएगा, क्योंकि हमारे पास वक्त ज़्यादा मौजूद होगा. हम तफसीली तौर पे देख रहे होंगे अपनी कारकर्दगी को, उसमें गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें गलती भी मिलेगी. अगर हमारे पास क्वार्टरली रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है और हमने रिवीजन के लिए सिर्फ 3 आवर्स 4 आवर्स रखे हैं और हमारे पास तकरीबन फ़र्ज़ कर लेते हैं 20 से 25 पेजेस
एक रिपोर्ट के थे 20 से 25 पेजेस, दूसरी रिपोर्ट के थे टोटल 50 पेजेस के लिए हम सिर्फ 3 से 4 घंटे में अगर गो थ्रू कर रहे हैं तो ज़्यादा गलतियाँ हो सकता है कि ना मिल पाए, क्योंकि हम डीप डाउन जाके गलती निकालने की कोशिश कर ही नहीं रहे या हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है, तो हमने प्रॉपर्ली प्लान नहीं किया। इसी तरीके से आप लोग जब एग्ज़ाम प्रिपेयर करें, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपके पास अगर 3 आवर्स हैं, उन 3 आवर्स में से तकरीबन 2.5 आवर्स आपको लिखने में गुजारने हैं, और आखिर के 20 से 25 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कम से कम ऐसे होने चाहिए कि आप थोरो प्रूफ रीड कर चुके हों अपने तमाम आंसर स्क्रिप्ट को। तो 3 आवर्स में से तकरीबन शुरू के 10 से 15 मिनट आपके लग जाते हैं प्लानिंग करने में। आगे के 2.5 आवर्स आपका गेम है, आपको खेलना है, वहाँ पे आपने मैटर्स अपने प्रिपेयर करना है, और आखिर के जो 15 मिनट बचते हैं या 20 मिनट बचते हैं उसमें कोशिश करके एक अच्छे तरीके से आंसर स्क्रिप्ट को रिवाइज़ और प्रूफ रीड कर लें, ताकि कोई गलती का इम्कान अगर रह जाता है तो उसको सुधार लें। जितना 15 मिनट में मुमकिन हो सके उतनी गलतियाँ तो सुधार सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जल्दी पेपर हो जाता है 10 से 20 मिनट, तो वो जल्द से जल्द बाहर चले जाते हैं एग्ज़ाम हॉल। उसके बाद तो एग्ज़ाम हॉल के बाद अगर चले जाएंगे और हम लोग अगर उसको ठीक तरीके से रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो मार्जिन होने के बावजूद अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हमारे पार्ट पे गलती रह जाती है और इसकी वजह से हम मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। टॉपिक ओवर हो जाता है प्लानिंग स्टेप्स इन कम्युनिकेशन का।